भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट की वजह यह भीड़ है, क्योंकि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जहां पर भी जा रहे हैं, वोटर अधिकार रैली में उन्हें बिल्कुल इसी तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है। नतीजा यह दोस्तों, तापमान बढ़ रहा है, पारा बढ़ रहा है और राहुल गांधी के बयान और उग्र हो गए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा प्रहार किया है और कहा है कि वोट चोरी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप क्यों हैं। बकौल राहुल गांधी एक शब्द क्यों नहीं बोल रहा। सही सुना आपने, एक शब्द क्यों नहीं बोल रहा। और भारतीय जनता पार्टी ने इसे मुद्दा बना लिया है कि राहुल गांधी भाषाई मर्यादा भूल रहे हैं, तू तड़ाक कर रहे हैं। सबसे पहले सुनिए दोस्तों, राहुल गांधी कह क्या रहे हैं, उसके बाद मैं उसकी चर्चा करूंगा। अगर मैं आरोप लगा रहा हूं प्रधानमंत्री पे हर रोज कि तुम वोट चोर हो, प्रधानमंत्री चुप क्यों है? प्रधानमंत्री एक शब्द क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि प्रधानमंत्री वोट चोर है और वो जानता है कि हमने उसको पकड़ लिया है। मोदी जी, मैं आपको बता रहा हूं, मोदी जी डरे हुए हैं, क्योंकि मोदी जी को बात समझ आ गई है कि अब चोरी पकड़ी गई है और अब वो भाग नहीं सकते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, भाषाई मर्यादा किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहिए, किसी भी कीमत पर नहीं। राहुल गांधी शायद ये तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए तू तड़ाक के अंदाज में बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अब उनके खिलाफ पटना में एफआईआर भी दर्ज हो गया है, तू तड़ाक करने के लिए। मगर इससे पहले कि मैं आपको वो बयान सुनाऊं जिस बयान पर एफआईआर हो गया है, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पुराना बयान आपको सुनाना चाहता हूं। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिक्र किसका कर रहे हैं? राहुल गांधी की मां का। मगर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी के बारे में तू तड़ाक के अंदाज में बात की? बिल्कुल की। वो राजस्थान चली गई, वो वहां जा रही है। मैं फिर पूछना चाहता हूं, जब एक व्यक्ति आपकी मां के साथ तू तड़ाक के अंदाज में बात करे, तो फिर क्या आप शालीनता की उम्मीद कर सकते हैं? सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी को तो कोई भी अधिकार नहीं है भाषाई मर्यादा की बात करने का। आजाद भारत के इतिहास में ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं हुई है जिसने भाषाई मर्यादा का इस कदर उल्लंघन किया हो। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी के बारे में किस अंदाज में बात की थी। मैंने कहा था, इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी। और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई, और हुआ भी यही। मगर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कोई एफआईआर दर्ज हुआ? मगर हां, पटना में राहुल गांधी के इस बयान को लेकर उन पर एफआईआर हो गया है। सुनिए। नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके चुनाव जीतता है। नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके, वोट कटवा के, वोट बढ़ा के चुनाव जीतता है। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मदद हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन करता है। तो मैं समझना चाहता हूं, जब पुलिस थाने में राहुल गांधी को बुलाया जाएगा तो पुलिस उनसे क्या पूछेगी या क्या कहेगी कि आपको मैनर्स नहीं है, यानी कि मैनर्स ना होने पर अब एफआईआर दर्ज किया जाएगा। सबसे बड़ी बात, संसद के अंदर खड़े होकर भाजपा के पूर्व सांसद बिधुड़ी ने क्या कहा था? आए दिन भारतीय जनता पार्टी की ये दो प्रवक्ता गौरव भाटिया और प्रेम शुक्ला डिबेट्स में क्या कहते हैं, संबित पात्रा क्या कहते हैं? लंबी चौड़ी फहरिस्त है। अरे भारतीय जनता पार्टी के नेता सम्राट चौधरी ने तो यह तक कह दिया था कि लालू प्रसाद यादव को उनकी बेटी ने किडनी इसलिए दी क्योंकि उनकी बेटी को लोकसभा सीट चाहिए थी। जब आप बाप बेटी के रिश्ते पर इस तरह के बयानात दे सकते हैं, तो आपको भाषाई मर्यादा पर बिल्कुल भी कुछ कहने का अधिकार नहीं है। बहरहाल हम लौटते हैं इस मुद्दे पर दोस्तों, बिहार की राजनीति पर। और यहां पर राहुल और तेजस्वी लगातार पारा बढ़ा रहे हैं। और जैसे मैंने बताया दोस्तों, तेजस्वी बिहारी अस्मिता का मुद्दा उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये दो गुजराती लोकतंत्र को तबाह कर देना चाहते हैं। सुनिए एक बार फिर
या ये कहा जाए रोज बिहारी अस्मिता का मुद्दा उठा रहे हैं तेजस्वी और बिहार बनाम गुजरात बना रहे हैं। सुना जाए। हम सब लोगों के जो पुरखे रहे हैं, बीपी मंडल जी हो, कर्पूरी ठाकुर जी हो, बाबू जगदेव जी हो, लोहिया जी हो। लोहिया जी तो कहते रहते थे छोट का राज, वोट का राज मतलब छोट का राज, है कि नहीं? आज मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी क्या कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? कैसे छीनना चाह रहा है? वोट की चोरी करके, यानी आपके अधिकार को ही नहीं बल्कि आपके अस्तित्व को ही मिटाना चाहते हैं ये लोग। ये लोग वही दौड़ लाना चाहते हैं, गुलाम बना करके रखना चाहते हैं पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को। लेकिन महागठबंधन के रहते हम लोग ये हरगिज नहीं होने देंगे। राहुल और तेजस्वी दोनों संविधान का मुद्दा भी उठा रहे हैं। बकौल तेजस्वी यादव, अगर संविधान नहीं रहेगा तो कोई नहीं बचेगा। उन्होंने कहा अगर संविधान नहीं रहा तो हमें कोई नहीं पूछेगा। मोदी सरकार पहले आपका वोट छीनेगी, फिर आपका राशन, उसके बाद आपकी संपत्ति छीन ली जाएगी। देखिए किस तरह से संविधान के मुद्दे को तेजस्वी यहां उठा रहे हैं। सुना जाए। इसलिए भैया लो एक होइए, नहीं तो आपका अस्तित्व मिटा देगा। अधिकार तो छीन ही रहा। जब संविधान नहीं रहेगा तो आप लोग, हम लोगों को कोई पूछने वाला है क्या? पूछेगा? वोट का अधिकार छीना, फिर राशन छीनेगा, फिर पेंशन छीनेगा, फिर जो संपत्ति पे हो वो छीनेगा। क्या क्या सताया जाएगा? लोकतंत्र को समाप्त करके राजतंत्र आ जाएगा। आपको क्या चाहिए? राजतंत्र चाहिए कि लोकतंत्र चाहिए? बताइए। लोकतंत्र चाहिए ना, तो इन बेईमानों को हटाना होगा। ये साजिश हो रही है, आपके वोटों को चुराया जा रहा है। राहुल गांधी इस मुद्दे को थोड़ा और आगे ले जाते हैं। वो कहते हैं कि यहां पर प्रहार सिर्फ संविधान पर नहीं है। आप तमाम बड़े संस्थानों में देखो, इन तमाम बड़े संस्थानों में देश की जो 90% आबादी है उनकी कोई भागीदारी नहीं है। जी हां, यही वजह है कि मैं जातीय जनगणना का मुद्दा लगातार उठा रहा हूं। और राहुल गांधी जानते हैं उनका टारगेट ऑडियंस कौन है। वो जानते हैं कि बिहार के अंदर जातीय जनगणना का मुद्दा कितना संवेदनशील है। और वो ये भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है कास्ट के लिहाज से वो महागठबंधन से आगे है। इसीलिए वो जातीय जनगणना के मुद्दे को उठाने से नहीं चूकते। सुनिए उन्होंने क्या कहा। प्राइवेट अस्पतालों की लिस्ट निकालिए। ये बड़े बड़े अस्पताल हैं जहां आप लोग जाते हो, जहां आपके जेब से लाखों रुपए निकलता है। इनके मालिकों की लिस्ट निकालिए और मुझे वहां दिखा दीजिए दलित कौन है, आदिवासी कौन है, पिछड़ा कौन है, अति पिछड़ा कौन है, माइनॉरिटी का नाम, वहां नाम दिखा दो। अच्छा ठीक है, आप कहोगे नहीं भैया हमें स्वास्थ्य के कुछ लेना देना नहीं, तो फिर मैं कहूंगा ठीक है भैया शिक्षा के देख लेते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस देख लेते हैं, यूनिवर्सिटीज देख लेते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस जहां आपको लाखों रुपए देने पड़ते हैं अपनी जेब से अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, खेत बेच के, फिर मुझे बताओ उनके मालिकों की लिस्ट में बता दो कौन सा है, मतलब अति पिछड़ा कौन है वहां पे बैठा हुआ। तो आप 90% हो। अब ठीक है, अगर आप सब मिलाकर 2% होते तो मैं कहता ठीक है भैया आप 2% हो, बात वहां खत्म हो जाए। मगर आप तो मेजोरिटी में 90% हो। आप 90% की भागीदारी हिंदुस्तान में है ही नहीं। कर्नाटक, तेलंगाना में हमने जाति जनगणना किया, आप हैरान हो जाओगे। सारे के सारे जो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट हैं, छोटे से लेकर बड़े, उनमें कोई अति पिछड़ा नहीं है, कोई दलित नहीं, कोई आदिवासी नहीं, कोई पिछड़ा वर्ग का नहीं। आप राजनीति कैसे करोगे? मतलब पूरी की पूरी फंडिंग आपके हाथ में नहीं है, कॉर्पोरेट इंडिया नहीं है, अस्पताल नहीं है। अच्छा ठीक है, आपको यह सब नहीं चाहिए, मीडिया देख लो।
मुझे नाम बताओ। मैं देखिए, मैं बड़े प्यार से बोल रहा हूं, मैं बड़े प्यार से बोल रहा हूं। भागीदारी तो होनी चाहिए। ये ओपिनियन बनाते हैं, ये लोग ओपिनियन बनाते हैं। नहीं, वो आपने बोला सबसे खराब आज तक है, मगर मुझे ये बताओ, एंकर्स में से मालिकों में से मुझे अति पिछड़ा नाम बता दो, मुझे दलित नाम बता दो। छोड़ो अति पिछड़ा, छोड़ो, दलित बता दो, पिछड़ा बता दो। नहीं है तो कॉर्पोरेट इंडिया उधर नहीं हो, आप मीडिया में नहीं हो। अच्छा, बॉलीवुड की बात करते हैं, वहां पे नाम बता दो, एक वहां बता दो। है ही नहीं, बहुत कम, क्या है ही नहीं। तो इसीलिए मेरी सोच है कि दो चीज से शुरुआत होगी। सबसे पहली चीज, नेशनल लेवल पर जाति जनगणना, जिससे सबको पता लग जाएगा कि भैया हमारी इतनी भागीदारी है इस देश में। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। और फिर वो संविधान का मुद्दा उठाते हैं। वो कहते हैं कि वोट चोरी संविधान पर प्रहार है, यानी संविधान सर्वोपरि है। यह संविधान जो दलितों, वंचितों और पिछड़ों को न्याय देने का वादा करता है, और वोट चोरी इसी संविधान पर प्रहार है। सुना जाए। वोट चोरी होती है तो इस संविधान पर आक्रमण होता है। इस संविधान में लिखा है कि हिंदुस्तान के एक नागरिक को एक वोट मिलेगा, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो सबसे गरीब व्यक्ति हो, किसान हो, मजदूर हो, वोट एक मिलेगा। माधवापुरम में एक व्यक्ति का नाम 4-5 बार वोटर लिस्ट पे आता है। यह संविधान पर आक्रमण है और यह हम नहीं सहेंगे, यह हम नहीं होने देंगे। और नरेंद्र मोदी पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनके बयान लगातार उग्र होते जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जानते हैं कि उनकी वोट चोरी पकड़ी गई है और वो भाग नहीं सकते। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैं आपको बता रहा हूं, मोदी जी डरे हुए हैं, क्योंकि मोदी जी को बात समझ आ गई है कि अब चोरी पकड़ी गई है और अब वो भाग नहीं सकते हैं। हम आपको दिखाएंगे कि सिर्फ माधवपुरा में चोरी नहीं हुई है, लोकसभा में चोरी हुई है, हरियाणा में चोरी हुई है, महाराष्ट्र में चोरी हुई है, मध्य प्रदेश में चोरी हुई है, और अब ये बिहार में चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, तू तड़ाक पर काबू पाना तो बहुत दूर की बात, राहुल गांधी बेबाकी से और पूरे दमदार अंदाज से कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी मुझसे लगातार कह रही है कि वोट चोर मत कहो, मगर ये सिर्फ मेरे शब्द नहीं है, आज बिहार का बच्चा बच्चा कह रहा है वोट चोर गद्दी छोड़। सुनिए राहुल गांधी ने इस मुद्दे को किस तरह से उठाया। मैं 2-3 बीजेपी के, मैं भी बीजेपी के 2-3 एमपीज को जानता हूं। मेरे फोन पे मैसेज आ रहे हैं, आप प्रधानमंत्री को वोट चोर मत कहिए। कैसे मत कहूं भाई, है तो कहना पड़ेगा। अब ये तीर जाके सीधी टारगेट पे लगेगी। तो आपके गांव के बच्चे, यहां पे तो भैया 6-6 साल के बच्चे बोल रहे हैं वोट चोर वोट चोर वोट चोर, नारा बन गया है। और जो बिहार में शुरू होता है वो पूरे देश में फैलता है, वो रुकता नहीं है। जैसे मैंने कहा, भाषाई मर्यादा को हम कभी नहीं त्याग सकते, क्योंकि राहुल गांधी को मैं दूसरी या तीसरी बार सुन चुका हूं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तू तड़ाक करते हुए मैं इस बात को भी समझता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी मां के बारे में तू तड़ाक के अंदाज में बात किया था। और बात वहां नहीं रुकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक इतिहास रहा है। आप भूल गए पश्चिम बंगाल के चुनाव में जहां जाते थे दे दे ओ दे दे। शशि थरूर जो आजकल भारतीय जनता पार्टी के करीब हो रहे हैं, क्या वो भूल गए कि उनकी स्वर्गीय पत्नी के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था? जब रेणुका चौधरी संसद के अंदर हंस रही थी तब प्रधानमंत्री ने कहा था कि रामायण में इस हंसी को सुनने के बाद पहली बार काफी दिनों बाद हमने यह हंसी सुनी। और आप जानते हैं रामायण के अंदर इतनी तेज हंसी कौन हंसता है? ना उर्मिला हंसती हैं, ना सीता माता हंसती हैं, ना कैकेयी हंसती हैं। आप जानते हैं कौन हंसता है, मगर फिर भी इस शब्दावली का इस्तेमाल प्रधानमंत्री ने किया था। राहुल गांधी अपने भाषण में मोहब्बत की दुकान को भी नहीं भूले हैं। वो कहते हैं कि नफरत का मुकाबला मोहब्बत की दुकान से होगा। हमारा लक्ष्य है कि देश में बैलेंस होना चाहिए। सब लोगों को इस देश में जगह मिलनी चाहिए, कोई भी हो, अपर कास्ट हो, दलित हो, अति पिछड़ा हो, माइनॉरिटी हो, सबको जगह मिलनी चाहिए और सबकी इज्जत होनी चाहिए। और मोहब्बत की दुकान मतलब नफरत नहीं। मगर बहुत जरूरी हो जाता है कि अपना आपा खोए बगैर राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान के इन सिद्धांतों पर अमल करें। बहुत जरूरी हो जाता है कि अगर महागठबंधन के मंच से अगर कोई प्रधानमंत्री को गाली दे तो उस पर काबू पाया जाए, उसे निलंबित किया जाए, उसे निष्कासित किया जाए। राहुल गांधी से भी उम्मीद की जाती है। मैं समझ सकता हूं कि आपकी मां को, सोनिया गांधी को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने गंदी गंदी गालियां दी हैं और ऐसे में खुद पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मां हम सब के लिए संवेदनशील मुद्दा है। क्या हम भूल गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी अपनी मां से मिलने जाते थे तो किस तरह से तमाम न्यूज चैनल्स के कैमरा भी पहुंचते थे? तो मां एक संवेदनशील मुद्दा है। लिहाजा मैं इस बात को समझ सकता हूं कि चूंकि